ओके बच्चों, पहले देखते हैं कंसेप्ट ऑफ जनरल टर्म। तो हम लोग पहले जनरल टर्म पढ़ने वाले हैं, इसी के साथ साथ मैं आपको मिडिल टर्म भी बताऊंगा एंड एनजीटी एंड एनजीसी भी डिस्कस करूंगा। तो आई थिंक सबको ये आइडिया है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, जो कि मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं। दैट इज a प्लस बी टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 टू n, and this is NCR, this into a to the power n minus r, this into b to the power r. That term, this term is called general term, right? So that is called general term. अब जनरल टर्म के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक बात और भी ध्यान रखनी है जो कि पहले भी डिस्कस की थी, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1, राइट? इस n प्लस 1 को देखते हुए काम करते हैं, आपको मिडिल टर्म की तरफ चलना है। जनरल टर्म को बच्चों हम डिनोट करेंगे tr प्लस 1 से, यही नोटेशन में यूज करूंगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे सीरीज 0 से शुरू हो रही है, n तक जा रही है, तो टोटल टर्म्स तो ऑब्वियसली n प्लस 1 हुए। तो 0 से जब शुरू हो रही तो सेकेंड टर्म t2 हो जाएगी, थर्ड टर्म t3 हो जाएगी, राइट? तो वो सेकेंड टर्म जो t2 हो रही है उसमें nc1 आएगा, थर्ड टर्म जब t3 होगी तो उसमें nc2 आएगा। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे NCR आ रहा है तो टर्म जनरल टर्म कौन सी हो जाएगी, TR प्लस 1th हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आइडिया है, बेसिक आइडिया। आई थिंक CBSE भी जिस बच्चे ने की है तो वो भी इस बात को बता सकता है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मिडिल टर्म्स की। तो मिडिल टर्म्स भी बच्चों आप बहुत इजीली डिस्कस कर सकते हो इस n प्लस 1 को देखते हुए। अगर हम बोलते हैं कि आपका n even हो जाए, if this n is even, अगर n even हो जाए तब तो ऑब्वियसली इजीली बात बता सकते हो। क्या बता सकते हो कि भाई n प्लस 1 टर्म्स हैं तो n प्लस 1 ऑड हो जाएगा, और ऑड नंबर में तो सिर्फ एक मिडिल टर्म होती है। तो कौन सी मिडिल टर्म आ जाएगी? तो इस केस में जो मिडिल टर्म आएगी वो सिर्फ एक आएगी। वो क्या आ जाएगी? दिस इज n/2 प्लस 1th टर्म। तो कितना सिंपल सा कंसेप्ट होता है, राइट? मिडिल टर्म के क्वेश्चंस बच्चों आप एनसीईआरटी की बुक से कर सकते हो, ठीक है? और जरूर कर लेना, बिकॉज जेईई मेंस के एग्जाम में बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? व्हेन n इज ऑड, अगर n ऑड होता है तो उस केस में मिडिल टर्म की बात करें तो सिर्फ दो मिडिल टर्म्स मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर n ऑड हो गया तो n प्लस 1 इवन हो जाएगा। जैसे सपोज मैंने n5 ले लिया तो n प्लस 1 6 हो गया, और 6 की बात करें तो दो मिडिल टर्म मिल जाएंगी, एक थर्ड मिल जाएगी, एक फोर्थ मिल जाएगी, राइट? तो ये कितना आ गया बच्चों? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th, एक टर्म तो ये मिडिल टर्म हो गई, और एक मिल गई n प्लस 1 दैट डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th, एक ये मिडिल टर्म आपको मिल गई। तो कितना इजी कंसेप्ट अभी तक मिल चुका है। अब बच्चों बात आती है एनजीटी की और एनजीसी की। जो इसमें सोचने वाला समझने वाला टर्म है वो एनजीटी और एनजीसी है। ये बेसिक कंसेप्ट थे, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है? तो मैंने इनका आइडिया आपको दे दिया है, ठीक है? अगली बात आती है एनजीसी की, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बच्चों निकालते कैसे? तो हम फिर से अपने बाइनोमियल एक्सपेंशन पे चलते। तो जब हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा तो वो किस फॉर्म में था? जैसे सपोज ये ले लिया x प्लस वाई इट्स होल पावर n, दिस इज इक्वल टू, तो आपको पता है इसके अंदर अगर हम टर्म r देखते हैं, सॉरी टर्म r प्लस 1 देखते हैं, तो मुझे कितनी मिल रही है? वो मुझे मिल रही है NCR, दिस इंटू x टू द पावर n माइनस r, दिस इंटू कैपिटल Y टू द पावर r। ये मुझे टर्म r प्लस 1 मिल रही है। मैं एक काम करता हूं, अभी अननोन हूं, मुझे नहीं पता कौन सी ग्रेटेस्ट टर्म है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, तो मैंने क्या किया? NCR कैपिटल X टू दी पावर n माइनस r, y टू दी पावर r, मतलब इस TR प्लस 1 को ही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मान लिया। अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है बच्चों, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? TR प्लस 1, मतलब इसके बाद वाली जो TR प्लस 2 टर्म आएगी उससे भी बड़ा होगा, और किससे बड़ा होगा? इसकी प्रीवियस टर्म से ही बड़ा होगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब ये छोटा सा आइडिया अपने को लेना पड़ेगा, ठीक है? जब हमने बोला ये बात है, तो क्यों ना इन दोनों एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों को मैंने ऐसे लिख लिया, दिस इज मॉड ऑफ TR प्लस 1, दिस डिवाइडेड बाई TR, एंड दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की वैल्यू रख दी। सो दिस वैल्यू इंप्लाइज दैट इज मॉड ऑफ NCR, दिस इंटू capital X to the power n minus r, and this is capital Y to the power r, and that divided by NCR minus 1, and this is capital X to the power n minus r minus 1, ब्रैकेट में तो n minus r plus 1 हो जाएगा। और ये क्या मुझे मिल जाएगा बच्चों?
y to the power r minus 1 मिल जाएगा एंड दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को, NCR अपॉन NCR माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है, ये होता है n माइनस r प्लस 1 दैट डिवाइडेड बाई r। NCR अपॉन NCR माइनस 1 का वैल्यू, ये कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है बच्चों PNC के, जो कि याद रहने चाहिए, राइट। और यहां से मुझे कितना मिल गया, दिस इज कैपिटल Y अपॉन X मिल चुका है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, वी राइट दैट वैल्यू, दिस इंप्लाइज दिस इज मॉड ऑफ x अपॉन y, दिस इज लेस देन और इक्वल टू, बिकॉज अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये x अपॉन y बन जाएगा और यहां मुझे कितना मिल गया n प्लस 1 दैट डिवाइडेड बाई r माइनस r अपॉन r कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 1 हो जाएगा। इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे वैल्यू मिल गई मॉड ऑफ x अपॉन y और दिस इज मॉड ऑफ x अपॉन y एंड this plus 1 and this is less than or equal to n plus 1 that divided by r, and this implies that r is, आप बहुत इजीली समझ सकते हो, less than or equal to n plus 1 that divided by 1 plus mod of x upon y, and we will take that term as alpha। मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों, आपको याद रखना है, this is the value of alpha, right? r is less than or equal to alpha। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या काम देखते हैं बच्चों कि ठीक है r की वैल्यू ये मिली इस फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हुए, अगर हम इस सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो यहां से मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, बहुत अच्छी सा कंसेप्ट आ गया। जब हमने tr प्लस 1 अपॉन tr ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बोला तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, tr प्लस 1 अपॉन tr प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या उल्टा बोले तो tr प्लस 2 अपॉन tr प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। तो बात थोड़ी सी घूम गई, क्या आ गया, यहां पे आ गया बच्चों r माइनस 1 सॉरी r प्लस 1 दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट अल्फा। मैंने जस्ट इस वाले इक्वेशन पे यूज कर लिया क्योंकि इनइक्वालिटी बदल चुकी है और r पे भी एक एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, तो हम क्यों ज्यादा काम करें, तो इधर से मुझे कितना मिल गया, दिस r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा माइनस 1। सो दिस tr प्लस 1 दैट इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म NGT if that r is greater than or equal to alpha minus 1 to alpha। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो हम r की वैल्यू ऐसी पिक कर लेंगे जो कि जिसके लिए r की वैल्यू अल्फा माइनस 1 से अल्फा के बीच में लाई करे, राइट। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर अल्फा फ्रैक्शन आ गया जैसे 5.6 आ गया तो r की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर गई, 4.6 से 5.6 के बीच में। अब 4.6 से 5.6 के बीच में इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है बच्चों, वो 5 आ गई, तो आपका r का वैल्यू कितना मिल गया, 5 मिल गया। इसका मतलब t6 क्या हो जाएगा, ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। अब अगली बात क्या आती है कि अगर अल्फा आपका कैसा हो जाए, इंटीजर हो जाए, तो क्या कहानी बनेगी, तो यहां पे अगर अल्फा की वैल्यू 6 ले ली तो अल्फा माइनस 1 5 हो जाएगा, तो r की वैल्यू 5 से 6 के बीच में लाई कर रही है, 5 को भी इंक्लूड कर रही है और 6 को भी इंक्लूड कर रही है, तो r तो क्या है, नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बात का मतलब r क्या नहीं हो सकता बच्चों, r इंटीजर ही लेगा वैल्यू, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इस बात का मतलब 5 और 6 दोनों के दोनों पॉसिबल होंगे। तो यहां पे क्या हुआ, एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे दिमाग में आ गया, आपको नोट करके चलना चाहिए कि अगर सपोज अल्फा फ्रैक्शन होता है, अगर अल्फा फ्रैक्शन होता है तो इस बात का मतलब 1 NGT, सिर्फ एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मिलेगी। और अगर अल्फा इंटीजर होता है तो बच्चों दो आपको NGT मिलेंगी, 2 NGTs। तो कौन कौन सी 2 NGTs मिलेंगी, आप बहुत इजीली सोच सकते हो वो कौन कौन सी 2 NGTs मिलेंगी बच्चों, वो मिल जाएंगी एक अल्फा माइनस 1 और दूसरी मिल जाएगी अल्फा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का कंसेप्ट, जो कि ध्यान रखना है। इस कंसेप्ट में याद क्या करना है अपने को याद ये करना है कि tr प्लस 1 इज NGT इफ दिस कंडीशन होल्ड, जहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू, मैं लिख भी चुका हूं ऊपर, n प्लस 1 दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ x अपॉन y। अब बात आती, कई लोग पूछते हैं व्हाट इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट की बात करते हैं, और हो सकता है ना कि ये कैपिटल X और कैपिटल Y, जरूरी नहीं कि ये स्मॉल x स्मॉल y मतलब वेरिएबल की टर्म पे हो, ये ऐसे भी तो आ सकते हैं 2 टाइम्स स्मॉल x लिख लिया या 3 टाइम्स स्मॉल x लिख लिया। मतलब मैं इसे ax अगर मान लेता हूं और इस वाली टर्म को क्या मान लेता हूं बच्चों, by मान लेता हूं, तो क्या होगा,
जो कॉफिशिएंट्स आएंगे, ये वाली जो टर्म मिलेगी वो टर्म क्या मुझे मिल जाएगी, ये मिल जाएगी NCR this into a to the power n minus r, this into b to the power r, this into x to the power n minus r, this into y to the power r, ऐसी टर्म मुझे मिल गई। तो ये जो कॉफिशिएंट है, इस कॉफिशिएंट की मुझे ग्रेटेस्ट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। तो इस कॉफिशिएंट की बात बच्चों हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट निकालना होगा तो हम क्या कर लेंगे बच्चों, स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू 1 रख लेंगे, राइट। वेरिएबल नहीं होगा, सिर्फ कॉफिशिएंट आएगा। समझ में आ रही है बात सबको? अब अगली चीज और देखते हैं कि अगर सिर्फ NCR की बात की जाए तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बाइनोमियल कॉफिशिएंट। मतलब ये सब टर्मिनोलॉजी दिमाग खराब करती है कभी कभी जब टॉपिक नहीं आता समझ में, ठीक है। तो आई थिंक सभी को अभी बातें सारी मेरी समझ में आ रही होंगी। तो NCR इज बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड दिस होल कोएफिशिएंट इज कोएफिशिएंट ऑफ द जनरल टर्म, राइट। तो अब हम इनके ऊपर काम करने वाले कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेते हैं। स्टार्ट करते हैं जनरल टर्म्स के क्वेश्चन से और फिर एनजीटी एनजीसी के क्वेश्चंस भी बच्चों लेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को, जिसमें आपसे पूछ रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 4 इन दिस एक्सपेंशन। ओके, तो पहले क्या किया करो आप, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में हमेशा पूछा जाता है, मतलब इसको आप मान के चलो कि ऐसा प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जनरल टर्म निकाल लेते हैं। तो कई लोग दिमाग के अंदर रख के चलते हैं ना कि बाइनोमियल टॉपिक तो छोड़ देते हैं, प्रोबेबिलिटी छोड़ देते हैं। तो भाई रखोगे क्या अपने पास में, तो कुछ छोड़ो मत बच्चों। और जब भी इजी क्वेश्चंस आते हैं तो उनको लपक लेना चाहिए, राइट। तो मैं TR+1 टर्म की बात अगर करता हूं तो ये मुझे मिल जाएगी 10CR एंड दिस इंटू x/2 to the power 10 minus r and this into -3 upon x square and its whole power r. That is our general term. अब इसे simplify कर लो in terms of x, right? Because we wish to find the coefficient of x to the power 4. तो जब आप इसे simplify करोगे then this will become 10CR and that is -1 to the power r and this is 1 upon 2 to the power 10 minus r and that value is multiplied with कितना आ गया अपने पास में, this is 3 to the power r। अब हम x वाली टर्म्स को लिख लेते हैं। तो ऊपर x to the power 10 minus r आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है, x to the power 2r आ रहा है। मतलब कितना हो गया बेटा, x to the power 10 minus 3r हो गया। अब मुझे किसका कोएफिशिएंट चाहिए, मुझे चाहिए x to the power 4 का। तो भाई ये x है, सॉरी, तो x to the power 4 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है यार, करना क्या है, इसको 4 रख देना है, कुछ भी नहीं काम करना है। तो आपने जैसे 10 minus 3r को 4 रखा, क्या किया बच्चों, 10 minus 3r को 4 रखा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 3r is equal to 6 आ गया। मतलब r का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब ढेले का क्वेश्चन नहीं, कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम के अंदर। क्या करते हैं, r की वैल्यू 2 रखते हैं तो TR+1 ये हो जाएगा T3, थर्ड टर्म निकालने जा रहे हैं अपन लोग, ठीक है। वो वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी बेटा, दिस इज 10C2 एंड दैट इज -1 to the power 2 एंड दिस इज 1 upon 2 to the power 8 और यहां से कितना मुझे मिल जाएगा, दिस इज 3 to the power 2। अब आप सिंप्लीफाई कर लो इन सारी टर्म्स को। बच्चों मुझे कोएफिशिएंट चाहिए था तो मैं इसे कंप्लीटली x की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ क्या लिख लेता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ T3 मतलब x to the power 4, राइट। तो हम इसका कोएफिशिएंट देख रहे हैं। तो जब कोएफिशिएंट देखेंगे तो इस फॉर्म में आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। तो क्या वैल्यू मेरे पास आ रही है, 10C2 मतलब 10 into 9 this divided by 2 and -1 square obviously +1 and that is 1 upon 2 to the power 8 and this into 3 square means 9 and this value न्यूमरेटर में तो मुझे मिल चुका है 900, राइट। और यहां मुझे कितना मिल गया, दिस इज एक मिनट, ये मुझे मिल जाएगा बेटा 810 और नीचे मुझे कितना मिल गया, दिस इज 2 to the power 9। इसे भी डिवाइड कर लो तो ये मुझे मिल जाएगा 405 दिस डिवाइडेड बाय 2 to the power 8। What is the value of 2 to the power 8? This is 405 this divided by 256। तो कितना इजी क्वेश्चन था जो कि पहले जेईई में पूछा हुआ है। तो अब समझो किस अप्रोच को लेके चल रहे हैं। तो जब भी कोएफिशिएंट पूछा जाए तो x की जनरल पावर लिख लो और उस पावर को जिसका भी कोएफिशिएंट पूछ रहा है, जैसे x to the power 4 का यहाँ पे पूछ रहा है तो आपने उस पावर को कितना रख लिया, 4 रख लिया। इसके बाद क्वेश्चन पे अप्लाई कर लो, बहुत इजीली आपका आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। इंटीग्रल टर्म्स वैसे आपको दिखता हो यहाँ स्क्वायर रूट है और यहाँ पे 8th रूट ऑफ 5 है। तो कैसे सॉल्व करें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 8th रूट ऑफ 5। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहला काम, जब हमें कुछ पता नहीं होता तो हम करते क्या है, जनरल टर्म निकाल लेते हैं। तो दिस इज 256CR एंड दिस इनटू √3 to the power 256 minus r और दूसरा टर्म मुझे मिल गया 8th रूट ऑफ 5
एंड इट्स होल पावर आर। अब जरा आप इसे सिंप्लीफाई करो तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज 256 CR एंड दैट इज 3 टू द पावर 256 माइनस आर दैट डिवाइडेड बाय 2। और फिर दूसरी बात बच्चों अगर अपन करते हैं तो क्या मिल जाएगा, दिस इज 5 टू द पावर आर अपॉन 8, ये वैल्यू मुझे मिल गई। ठीक है, तो मैंने सिर्फ सर्च किसे कर लिया, आर अपॉन 8। जब मैं देख रहा हूं आर अपॉन 8 पावर है, तो अगर r अपॉन 8 पावर है तो होना क्या चाहिए बच्चों, r अगर 8 का मल्टीपल आ गया तो r अपॉन 8 कैसा हो जाएगा, एक मतलब नॉन फ्रैक्शन पावर मुझे मिलेगी। मैं यही चाहता हूं कि नॉन फ्रैक्शन पावर मुझे मिले, जिससे इसकी एक्सप्रेशन की इंटीग्रल वैल्यूज मुझे मिलनी शुरू हो जाए। तो हम काम क्या करते हैं, हमने बोला पक्का r 8 का मल्टीपल रहेगा तभी जाके 5 की पावर जो है वो इंटीग्रल बन पाएगी बच्चों। वही काम हमें 3 के साथ में करना है, 3 की पावर भी इंटीग्रल पावर बनानी है। ठीक है, बट 3 के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है, मैं पहले r की बात करता हूं। तो अगर मैं 8 का मल्टीपल r को लेता हूं, इसका मतलब r की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, 0, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। कहां तक अपन चल सकते हैं, दिस इज टिल 256, राइट। तो यहां तक तो मेरा काम हो गया। ठीक है, ये r की वैल्यूज। अब इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, tn मतलब AP बन रही है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा सबको, तो tn इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है a प्लस n माइनस 1 दिस इंटू डी। तो उसी पे अप्लाई कर लिया बच्चों, तो tn तो 256 है, दिस इज इक्वल टू a कितना है मेरे पास 0 है, प्लस n माइनस 1, d कितना है 8 है। तो ठीक है ना, फिर काम कर लो, यहाँ पे कितना हो गया, दिस इज n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 32 एंड दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 33। तो ठीक है, हमने बोला अगर r इक्वल टू 8 का मल्टीपल क्या कर जाए, इस वाले को भी इंटीग्रल बना दे, तो क्या बोलेंगे, टोटल 33 इंटीग्रल टर्म्स मेरे पास होंगी। कितना आसान काम कर लिया हमने अभी तक। अब आप देखो बच्चों, 256 दिस माइनस आर दैट डिवाइडेड बाय 2, क्या जो ये वैल्यू आ रही है वो भी इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, यही सोचना है, राइट। तो उसको कैसे सोचे बच्चों, हमने r की वैल्यू 0 रखी, तो 256 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो नंबर मुझे मिलेगा वो भी कैसा होगा, इंटीजर ही आएगा, इवन इंटीजर आ रहा है, मतलब कोई परेशानी नहीं है। इंटीग्रल वैल्यू चाहिए थी तो कंफर्म है, चलेगा। r की वैल्यू इवन नंबर रख रहे हैं बेटा, और ये भी इवन नंबर है, इवन माइनस इवन तो भाई इवन ही होगा, और डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ऑब्वियसली बात है इंटीजर देगा, तो 3 की इंटीग्रल पावर मुझे मिल रही है। तो आपकी सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हम क्या बोल रहे हैं, कितनी नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स होंगी, सो द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स दिस इज इक्वल टू 33। कितना इजी क्वेश्चन था बच्चों, हमने कुछ भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं की, हमने सिर्फ क्या किया, जिसमें बेस में ज्यादा बड़ा फ्रैक्शन है, मतलब 8 बेस ना जो है वो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा मिल रहा है, यहाँ 2 डिनोमिनेटर है, तो मैंने एक काम किया, r अपॉन 8 को ही 8 का मल्टीपल रख लिया, मतलब r को 8 का मल्टीपल रख लिया, जिससे मुझे इंटीग्रल पावर मिल जाए। उसके हिसाब से हम दूसरे वाले को भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो दूसरा तो एडजस्ट अपने आप ही हो रहा है। तो वहां से टोटल n काउंट कर लो कितने मुझे मिल गए, वो 33 मिल गए, इसलिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितनी होगी बच्चों, 33 होगी। तो क्वेश्चन में कुछ भी बड़ा टास्क नहीं, ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में पूछा हुआ था। बढ़ते हैं बच्चों आगे। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे बोलता है द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -7 इन दिस एक्सपेंशन। बट ठीक है, मुझे लेकिन पता नहीं है, अभी आइडिया नहीं कि x टू द पावर -7 वाली टर्म्स कौन सी मिलेगी। चलो एक काम करते हैं बच्चों, हम जनरल टर्म निकाल लेते हैं पहले वाले के लिए भी। तो पहला फॉर्मेट क्या था, दिस इज ax² प्लस 1 अपॉन bx एंड इट्स होल पावर 11। इसका अगर हम जनरल टर्म निकालें, देन दिस इज tr प्लस 1 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 11cr and this into a to the ax square to the power r and this into 1 upon, इसको आप चाहो तो 11 माइनस आर भी रख सकते हो, वही लिख लेते हैं क्योंकि जनरल टर्म इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आ गया कितना, 1 अपॉन bx टू द पावर r। अब एक काम करो, कांस्टेंट टर्म अलग कर लो और x टू द पावर r वाली टर्म एक साथ लिख लो। तो कितना मुझे मिल गया, दिस इज 11cr एंड दैट इज a टू द पावर 11 माइनस r एंड दिस इनटू बच्चों अपॉन में कितना आ गया, b टू द पावर r एंड दिस इनटू x टू द पावर 22 माइनस 2r ऊपर आ रहा है और नीचे x टू द पावर r आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, x टू द पावर 22 माइनस 3r आ गया। मुझे किसका कोएफिशिएंट चाहिए, मुझे चाहिए कोएफिशिएंट x टू द पावर 7 का। तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे इसे उठा के 7 रख लूंगा। तो मैंने इसकी वैल्यू जैसी 7 रखी बच्चों, क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 3r इज इक्वल टू 15। तो मुझे यहां से r का वैल्यू
5 मिल गया। कितना आसान सा काम हो गया, राइट? तो पहला काम तो हम लोग कर चुके हैं। तो इसका मतलब मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 कितना मिलेगा? मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 कितना मिलेगा? आप सब लोग समझ सकते हो। दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ टर्म 6, बिकॉज tr+1 की बात हुई थी, r का वैल्यू 5 मिला, ठीक है। और वो कितना आप बच्चों अपने पास आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 11c6 एंड दिस इनटू a टू द पावर 11 माइनस 6 कितना हो गया मेरे पास? 5 एंड दैट डिवाइडेड बाय b टू द पावर 6। ये टर्म मुझे मिल गई, राइट? अब बच्चों बात करते हैं दूसरे एक्सपेंशन की, जो कि कितना दिया हुआ है? ax माइनस 1/bx स्क्वायर एंड इट्स होल पावर 11। इसमें फिर से जनरल टर्म निकालते हैं तो मुझे कितनी मिल रही है? दिस इज 11cr दिस इनटू ax टू द पावर 11 माइनस r दिस इनटू माइनस 1/bx स्क्वायर एंड इट्स होल पावर r, ठीक है। अब एक काम करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये मुझे मिल जाएगा 11cr एंड दिस इज a टू द पावर 11 माइनस r दिस डिवाइडेड बाय b टू द पावर r एंड माइनस साइन तो एक था तो माइनस 1 टू द पावर और r भी आपके पास आ चुका है। और कोएफिशिएंट में कितना आ रहा है इन टर्म्स ऑफ x टू द पावर? वो मुझे मिल जा रहा है x टू द पावर 11 माइनस r यहां से और 2r यहां से, तो मतलब 11 माइनस 3r मिल चुका है बच्चों। अब हम क्या बोल रहे हैं? किसका कोएफिशिएंट चाहिए? x टू द पावर -7 का चाहिए, तो उसे मैंने -7 रख दिया बच्चों। तो अगर मैं इस वैल्यू को -7 रखूंगा, बहुत इजी सा कंसेप्ट है बेटा, समझना। ओके बच्चों, अगर मैं इसे -7 रखता हूं तो क्या हो जाएगा? अब बहुत आसान सा काम हो गया। आप एक काम करो, जैसे ही -7 रखा तो 3r किसके इक्वल हो जाएगा? 18 के इक्वल हो गया। इसका मतलब r का वैल्यू मेरे पास 6 आ गया, तो एक काम और हो गया। तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r, मतलब सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -7 वो किससे आएगा बच्चों? दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ टर्म नंबर, यहां पे कितना हो गया? r6 था तो टर्म नंबर 7 लिखेंगे, तो वो मुझे कितना मिलेगा? दिस इज इक्वल टू टर्म नंबर 7 अगर देखा जाए तो उसका कोएफिशिएंट मुझे मिल जाएगा 11c7 एंड a टू द पावर 11 माइनस 7 कितना आ गया बच्चों? दिस इज a टू द पावर 4 और दिस डिवाइडेड बाय b टू द पावर कितना आ गया? 6 आ गया। आई थिंक इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, मैंने थोड़ी गलती कर दी। t7 की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 11 माइनस 6 कितना आएगा बच्चों? a टू द पावर 5 आएगा और यहाँ पे कितना मुझे मिल जाएगा? दिस इज b टू द पावर 6। दैट काइंड ऑफ फॉर्म वी हैव, राइट? अब एक काम करते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल बताई गई है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? 11c6 दिस इज मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर 5 दैट डिवाइडेड बाय b टू द पावर 6 दिस इज इक्वल टू 11c6 this into a to the power 5 and this divided by b to the power 6। just a second, I think मुझे लगता है कुछ कैलकुलेशन एरर है हमारी यहाँ पे, गौर से देखते हैं। r का वैल्यू 6 था, हाँ कैलकुलेशन एरर बच्चों ऊपर है, ठीक है। जब हमने r का वैल्यू 5 रखा तो यहाँ पे 6 आना चाहिए था, मतलब ये वाली वैल्यू 6 आनी चाहिए थी और ये वाली वैल्यू 5 आनी चाहिए थी, ये जरूरी था, ठीक है। थोड़ी गलती हुई थी, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है बेटा? 6 आ रही है और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है? 5 आ रही है। अब आपकी ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से 5 से 6 पावर गई, यहाँ a टू द पावर 5 और ये 6 पावर गई, तो मुझे कितना मिल गया? a इंटू बी इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, कैसे अप्रोच कर रहे हैं? आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसमें दोनों काम हुए हैं, एक बार कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 निकाला अलग से, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -7 अलग से निकाला। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें आपसे पूछता है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन दिस एक्सपेंशन। तो बड़ा अजीब सा एक्सपेंशन लग रहा है। वैसे इसमें मल्टीनॉर्मल थ्योरम का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं, बट बेटा हमेशा ही यूज मत किया करो, क्योंकि वो भी थोड़ा लेंदी जाता है कैलकुलेशन में। तो हम थोड़ा और कम कैलकुलेशन करते हैं, तो ये सिंप्लीफाई होती हुई टर्म दिखती है आपको। तो आपने क्या किया? 1 माइनस एक्स तो एक साथ लिख लिया और सेकंड टर्म में से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ऑब्वियसली ये भी कितना मुझे मिल गया? 1 माइनस एक्स मिल गया। इस फॉर्मेट में आपका फॉर्म बन चुका है। इसमें भी अगर गौर करते हैं तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 अलग कॉमन आ चुका है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 6 बन चुका है। अब अगर आप एक्सपेंशन करोगे बच्चों, तो इसके एक्सपेंशन में कैसी टर्म्स आएंगी? एक तो मुझे मिलेगी एक्स टू द पावर 0, एक मुझे मिलेगी एक्स टू द पावर 2, फिर क्या मिलेगी? x टू द पावर 2 का स्क्वायर मतलब 4, मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ x टू द पावर 2 स्क्वायर। फिर क्या मुझे मिलेगी? x टू द पावर 2 क्यूब, राइट? तो वो 6 टर्म दे देगी x टू द पावर 2 क्यूब, ठीक है। अब इसके आगे मुझे क्या मिलेगा? x टू द पावर 2 टू द पावर 4 मतलब x टू द पावर 8,
बट x टू द पावर 8 की जरूरत नहीं, क्योंकि आपसे पूछा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7, तो हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। अब कैसे कैसे सोचा जाएगा, ये तो 1 हो गया, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है ही, ये मेरे पास कितना आ गया x टू द पावर 4, और ये मेरे पास क्या आ गया x टू द पावर 6। तो बेटा अगर यहाँ पे 1 होता है तो इसको x टू द पावर 7 वाली पावर देनी होगी, लेकिन ये दे नहीं सकता, इसकी मैक्सिमम पावर क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, राइट। तो इसका मतलब ये वाला केस तो गया अपना। अब एक काम करते हैं, यहां से देखते हैं, अगर एक्स स्क्वायर ये दे रहा है तो इसको एक्स टू द पावर 5 देना होगा, जिससे दोनों का मल्टीप्लाई एक्स टू द पावर 7 हो गया, ठीक है ना। तो मैं एक्स टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट यहां से निकालूंगा और एक्स टू द पावर 2 का कोएफिशिएंट यहां से निकालूंगा, और बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का होना है, मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस कितना इजी कंसेप्ट है, ध्यान रखते चले जाओ। फिर अगला क्या है, एक्स टू द पावर 4 यहां से, तो ऑब्वियसली बात है यहां से एक्स टू द पावर 3 चाहिए। फिर क्या हुआ, एक्स टू द पावर 6 यहां से, तो मुझे कितना चाहिए, एक्स टू द पावर 1 चाहिए। कितना आसान काम। अब गौर से बच्चों देखते चले जाओ, मैं वैल्यू लिखता चले जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। आपने बोला एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसके अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे आएगा 6c1 माइनस 1 टू द पावर 1, दिस इनटू जस्ट दैट वैल्यू, राइट। और यहां से मुझे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का मतलब वो कौन सी टर्म आ जाएगी, t3 आ जाएगी। तो 6c3 का जो कोएफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा, 6c2 का कोएफिशिएंट मतलब थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट कितना आएगा, 6c2 इनटू माइनस 1 टू द पावर 2, ये आ जाएगा बच्चों। फिर आगे बढ़े, यहाँ पे x टू द पावर 6 का कोएफिशिएंट वो कौन सी टर्म है बेटा, फोर्थ टर्म है, पावर 3 है बिकॉज, तो कितना होगा 6c3, दिस इज माइनस 1 टू द पावर 3। अब इसकी बात करें तो x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट इस एक्सपेंशन में क्या होगा, तो आप बोलोगे माइनस साइन के साथ में, तो भैया ये भी चलेगा, क्या लिखोगे 6c5 दिस इनटू माइनस 1 टू द पावर 5। यहां से कितना मिल जाएगा बच्चों, 6c3 दिस इनटू माइनस 1 टू द पावर 3। यहां से मुझे कितना मिल जाएगा, 6c1 एंड दिस इनटू माइनस 1 टू द पावर 1। ये फॉर्मेट मुझे मिल गया। जरा इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लो बच्चों। तो जब आप इस टर्म को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, -6। इस टर्म को सिंप्लीफाई करते तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर तो +1 ही हो गया, और 6c2 कितना मिल गया, 6 इंटू 5/2, मतलब दिस इज 15। ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, माइनस साइन के साथ में 6c3, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 5 इंटू 4 दैट इज 20। ये फॉर्म मुझे मिल गया। यहां से मुझे कितना मिल रहा है बच्चों, -6। इसका वैल्यू कितना आ गया, इस 6c3 तो अभी निकाला ही था, दैट इज अगेन -20, और ये वैल्यू कितनी मुझे मिल जाएगी, दिस इज -6। अब आप समझ सकते हो, तो क्या बोलेंगे बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ जो निकालना है अपने को, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7, दिस इज इक्वल टू -6 पहले से और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर -6, दूसरा कितना आ गया, प्लस -20 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 15, और तीसरा क्या आ गया, -6 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 20। तो दिस इज -6 इंटू -20। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो और टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लो। आई थिंक मेरी बातें सबको समझ में आ रही होंगी, हमने कैसे कैलकुलेट किया बच्चों, ठीक है। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, दिस इज 36 एंड दिस इज -300, और ये मुझे कितना मिल गया, +120, और ये कितना हो गया, 120 प्लस 36 दैट इज 156, 156 माइनस 300 दिस इज -144। सो दिस इज योर राइट आंसर। तो बच्चों देखो कितना इजी क्वेश्चन है, क्या हमने एक्सपेंशन किए, हमें कोई जरूरत ही नहीं है, हमें जस्ट कोएफिशिएंट ढूंढने हैं। अगर आप उस वे में अप्रोच कर लेते हो तो आपका आंसर बहुत जल्दी आसानी से आ सकता है। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ t टू द पावर 24 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। बड़ा अजीब सा लग रहा है, तीन टर्म्स है, बट घबराओ मत बच्चों, इसको और आसान में बना देता हूं आपके लिए। दिस इज t स्क्वायर दैट इज 12 एंड दिस इज, इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो कितना मुझे मिल जाएगा, दिस इज 1 प्लस t टू द पावर 12 प्लस t टू द पावर 24 प्लस t टू द पावर 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा, दिस इज 36। अच्छा जी, अब क्या करो, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करो। अगर हम इससे 1 उठाते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम इससे 1 उठाते हैं तो 1 का कोएफिशिएंट 1 के साथ में इस एक्सप्रेशन में कौन सी टर्म का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री देख लो कितनी हो जाएगी, तो 12 इंटू 2 24 हो जाएगी। तो बहुत पूरा काम बन गया हमारा। हमें किसका कोएफिशिएंट चाहिए बच्चों, t टू द पावर 24 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो मुझे 1 वाली टर्म के साथ में किसको मल्टीप्लाई करना होगा, t टू द पावर 24 वाली टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा इस एक्सपेंशन की, राइट। और t टू द पावर 12 वाले के साथ में किसका मल्टीप्लाई करना होगा, ऑब्वियसली t टू द पावर 12 वाले कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना होगा।
इसके साथ किसका मल्टीप्लाई करना होगा, टी टू दी पावर 0 का करना होगा, और ये तो भाई साहब हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। कितना आसान सा काम हो गया बच्चों, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब आ जाओ इनके ऊपर, तो सम ऑफ द कोएफिशिएंट, इन मतलब इन सारी टर्म्स का सम निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ टी टू दी पावर 24, दिस इज इक्वल टू, पहले टर्म से कितना आ गया, 1 इंटू टी टू दी पावर 24, टी टू दी पावर 24 इस वाले टर्म में कैसे मिलेगी, टी स्क्वायर की पावर 12, मतलब हाईएस्ट वाली टर्म, सबसे बड़ी मतलब सबसे लास्ट टर्म, वो कितनी आ जाएगी, 12c12, ये उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। फिर चले आगे, प्लस टी टू दी पावर 12 का कोएफिशिएंट यहाँ से 1 और यहाँ से टी टू दी पावर 12, इस सीरीज में आ जाओ, टी टू दी पावर 12 का कोएफिशिएंट टी टू दी पावर 6, टी स्क्वायर टू दी पावर 6, मतलब 12c6, ये आ जाएगा। और अगले वाले टर्म पे चले तो यहां से तो कोएफिशिएंट 1 है, अब टी टू दी पावर 0 का कोएफिशिएंट यहां से देखते हैं तो बच्चों कितना मिल गया, 12c0 मिल गया। कितना आसान सा काम है, कुछ भी नहीं। 12c12 का वैल्यू 1, 12c0 का वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ गया, 12c6 दिस प्लस 2। तो आप इजीली समझ पा रहे हो कितनी छोटी छोटी कैलकुलेशन है, मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई बड़ा काम नहीं किया बच्चों, आसानी से आंसर मुझे मिल रहा है। तो बच्चों देखो ये आ चुका है फिर से वो वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले डिस्कस किया था, दिस इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ इन दिस एक्सपेंशन। तो कैसे करते हैं सॉल्व, भाई आपको बताया थोड़ी देर पहले, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए अगर वो tr+1 है तो क्या करना होता है कि आपका जो r वैल्यू है वो α-1 से बच्चों अल्फा के बीच में लाई करेगा, जहां पे अल्फा का वैल्यू क्या होता था, दिस इज इक्वल टू n+1 दैट डिवाइडेड बाय mod of x upon y, this plus 1. What is x here? That x is 3x here and that y is equal to, वो कितना है बच्चों, -2 है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, दिस इज 21, टोटल 21 टर्म्स इसके अंदर है। कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया, देखो तो ऊपर आ चुका है 22 अपॉन में कितना आ गया, mod of दिस इज 3x दैट डिवाइडेड बाय y का वैल्यू -2 एंड दिस प्लस 1। अब मैंने तुमसे बोला था कि यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है, ना कि टर्म फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1, जो भी वेरिएबल्स होंगे उन सारे वेरिएबल्स को इस टर्म में क्या कर लोगे, 1 पुट कर लोगे। जब आपने x इक्वल टू 1 रखा तो मुझे कितना मिल गया, यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिल चुका है 22 दैट डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1, मतलब ये आ चुका है 5/2, ऊपर जाके 44/5 हो जाएगा, 44/5 हो जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, दिस इज 8.8 आ रहा है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात हो गई, r की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, r इज लाइंग बिटवीन 8.8 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 7.8, इनके बीच में इंटीग्रल वैल्यू r की कितनी है, 8 है, हो गया काम, राइट। The term which has numerically greatest coefficient which is this is that t8+1 मतलब t9 टर्म होगी, और t9 टर्म निकाल लेते हैं कितनी हमें मिल रही है, that is 21c8 and this is 3x to the power 21 minus 8 and this into -2 to the power 8। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके वैल्यू लिख सकते हो, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, इसी फॉर्मेट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा एग्जाम में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अप्रोच सबको समझ में आई होगी किस तरीके से कर रहे हैं बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछता है व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 70 इन दिस एक्सपेंशन। अरे बहुत सारी टर्म्स है भाई, है ना, कितनी टर्म्स है आपके पास। अब पहले तो एक काम करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन की बच्चों डिग्री निकाल लेते हैं, जिससे कुछ आइडिया मिले, तब जाके अपन x टू द पावर 70 कोएफिशिएंट की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला काम हमने क्या किया, हमने इसकी डिग्री निकाल ली। तो डिग्री कैसे निकालेंगे, यहां देखा पावर 1 है, देन पावर 2 है, देन 3 है, देन 12 है, तो आप इन सारी पावर्स का सम कर लो, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, दिस इज +12। अब ये कितना आ जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला सबको पता है, दिस इज 12 × 13 दैट डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज 6 टाइम्स, तो ये मुझे मिल गया 78। ओके, तो मुझे आइडिया मिल गया कि x की मैक्सिमम पावर्स इसके अंदर कितनी होगी, 78 होगी, ठीक है। और मुझे कोएफिशिएंट चाहिए बच्चे किसका, x टू द पावर 70 का। तो आप ये मत सोचना कि मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा, बहुत बड़ा चला जाएगा क्वेश्चन। तो हम हिट एंड ट्रायल करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो हमने बोला एक काम करो, x टू द पावर 8 - 8 टर्म को बाहर निकाल लो, क्योंकि इसके बीच में कंफर्म है x टू द पावर 8 - 8 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं उसको अलग कर लेता हूं तो जो बची हुई टर्म है वो x टू द पावर 70 बनाएंगी। तो यहां से कितना आ गया, x - 1, x - 2
एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू होता चला गया एक्स टू दी पावर 12 माइनस 12। ये वाला जो टोटल प्रोडक्ट होगा बच्चों, ये इसमें एक्स टू दी पावर 70 मिल जाएगा आपको। और वो कब मिलेगा? जब ये -8 इन सारे एक्स के साथ साथ मल्टीप्लाई होता चला गया, राइट? तो मुझे कितनी वैल्यू मिल गई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 70? यहां से मैं थोड़ा सजा के लिख देता हूं, ऊपर मैंने लिख दिया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 70। तो यहां से बच्चों मुझे मिल गया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 70 -8। अब अपन बढ़ते हैं आगे। हमने दूसरी पॉसिबिलिटी देखी, एक टर्म का तो काम यही हो सकता है, अब दो दो टर्म्स निकालना शुरू करते हैं। तो पहले मैंने किया x टू दी पावर 1 माइनस 1, इसके साथ में अगर x टू दी पावर 7 माइनस 7 बाहर निकाल लूं तो जो भी अंदर टर्म्स मुझे मिलती हैं वो x टू दी पावर 70 बनाएंगी। तो अब मुझे x टू दी पावर 70 का कोएफिशिएंट बच्चों कितना मिल जाएगा, वो भी आप बहुत इजीली समझ सकते हो। कितना मिल जाएगा कोएफिशिएंट, जल्दी सोच के बताओ। जब -1 और इंटू -7 वो मल्टीप्लाई होगा x की पावर्स के साथ में, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू -7, दिस इज 7। अब आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने x की एक पावर बढ़ा दी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया इंटू एक्स टू दी पावर 6 माइनस 6 हो गया, और रिमेनिंग टर्म्स एक्स टू दी पावर 70 का कोएफिशिएंट दे देंगी। तो कितना हो जाएगा -2 इंटू -6, दैट इज 12। फिर आगे बढ़ते हैं, ये ले लिया एक्स क्यूब माइनस 3, और अगर एक्स क्यूब माइनस 3 लेते हैं तो इसके बाद कौन सी टर्म ली जा सकती है? पावर 8 बनाने के लिए एक्स टू दी पावर 5 माइनस 5 ले सकते हैं। जब ये लेंगे तो कितना, ये अंदर वाली टर्म्स तो एक्स टू दी पावर 70 बना देंगी, तो कोएफिशिएंट कितना होगा बच्चों? -3 इंटू -5, दैट इज 15 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या मैं एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4 रख सकता हूं? नहीं रख सकता, क्योंकि एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4 रखूंगा तो अगली टर्म मुझे एक्स टू दी पावर कितनी चाहिए होगी? टोटल 8 बनाने के लिए एक्स टू दी पावर 4 माइनस 4 ही चाहिए होगी, बट इसके अंदर कोई टर्म रिपीट नहीं कर रही, तो दो दो टर्म्स का काम तो खत्म हो गया। अब अपन चलते हैं तीन तीन टर्म्स के कलेक्शन को लेने के लिए। तो पहला काम तो मैंने क्या किया, ऐसे भी सोच सकते हो जैसे 1 + 2 + 5, टोटल सम कितना आ रहा है 18, मतलब मुझे एक पावर 1 वाली, एक पावर 2 वाली, एक पावर 5 वाली टर्म लेनी होगी, ठीक है ना? इसके अलावा पॉसिबिलिटी क्या मिल सकती है बच्चों? इसके अलावा पॉसिबिलिटी मिल सकती है, अगर मैं 1 कर लूं फिर 3 कर लूं तो 1 और 3 कितना हो गया? दिस इज 4, और नेक्स्ट टर्म 4 ले लो, ये पॉसिबिलिटी मिल सकती है। अगर मैं 1 4 बढ़ता हूं आगे तो फिर कोई और पॉसिबिलिटी तो मिल नहीं सकती, क्योंकि 1 + 4 करूंगा तो कितना मुझे मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। 5 के बाद तो 3 पावर, ठीक है ना? 5 के बाद मुझे कितनी पावर मिलेगी? 3 पावर मिल जाएगी, ठीक है ना? ऐसे आप सोच सकते हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर मैं 1 2 और 5 देखता हूं तो मेरा काम बन रहा है, 1 3 और 4 देख रहा हूं तो मेरा काम बन रहा है, 1 3 और 5 देखता हूं तो मेरा काम नहीं बन रहा है, 9th टर्म मिल जा रही है। ऐसे आप सोच सकते हो, सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी तीन तीन टर्म्स को लेके बन रही है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी मेरे पास वो आ गई बच्चों? बहुत इजीली अपन सोच सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी मेरे पास आ गई, एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 5 माइनस 5, राइट? और अंदर जो भी टर्म था उस टर्म को लिख लेते हैं, ठीक है? ये अपना 70 पावर बना रहा होगा, तो कोएफिशिएंट कितना हो गया? -1 इंटू -2 इंटू -5, दैट इज, ये वैल्यू हो जाएगी -10। ऐसे आगे बढ़ गए नेक्स्ट के लिए, x टू दी पावर 1 माइनस 1, दिस इज x टू दी पावर 3 माइनस 3, एंड दिस इज x टू दी पावर 4 माइनस 4, एंड बाकी रिमेनिंग टर्म्स पावर 70 डेवलप कर रही हैं, तो कितना हो जाएगा? -1 इंटू -3 3, और 3 इंटू -4, दिस इज -12। अब आप इन सब का सम कर लो, जो सम आएगा वो कोएफिशिएंट आ जाएगा x टू दी पावर 70 का। तो सम भी बहुत इजीली किया जा सकता है, 12 और 12 तो एलिमिनेट हो गया बच्चों, और यहां से मुझे मिल रहा है -10 -8 -18 और +15 -3 और +7, दिस इज 4। सो कितना इजी क्वेश्चन था और कितना क्रिटिकल लग रहा था आपको? ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन था बेटा। कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 70 इन दिस एक्सपेंशन, दिस इज इक्वल टू 4। तो ऐसे क्वेश्चंस और भी देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। तो बेटा अगला भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी जेईई एडवांस का है। वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 79 इन दिस एक्सपेंशन। और मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं, आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के क्वेश्चन करो अगर आप जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि अभी तो सबसे पहला एग्जाम जेईई मेंस का आ रहा है। इसलिए करो बच्चों क्योंकि जेईई एडवांस के क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग कर देते हैं, और जिसके कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं उसके ही मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो टारगेट लेके चलो 200 प्लस मार्क्स लाने का आउट ऑफ 300, तो ही जाके एक अच्छा इंस्टीट्यूशन आपको मिल सकता है।
along for from JEE मेंस, राइट? तो कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को? दिस इज x टू द पावर 79 का कोएफिशिएंट चाहिए इस एक्सपेंशन में। तो पहले मैं एक काम करता हूं, इसको लिख लेता हूं। दिस इज x प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस प्लस x टू द पावर 4 एंड इट्स होल पावर 20। व्हाट इज इट्स डिग्री? तो आप बोलोगे डिग्री तो बहुत इजीली निकल गई, मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है और बाहर पावर कितनी है 20 है, तो कितनी डिग्री हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 80। इतना काम तो हुआ। अब 80 डिग्री मिलने के बाद हम इसके एक्सपेंशन को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, दिस लास्ट टर्म इज a80 x टू द पावर 80। अब बच्चों यहाँ पे x है, इस टर्म में भी x इन्वॉल्व है, इस टर्म में भी x इन्वॉल्व है, तो एक्सपेंशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये a नॉट कितना हो चुका है अपने पास? ये 0 हो चुका है, राइट? अब कोई अगर आपसे पूछता है कि a1 कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आपने कभी ये तरीका पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं थोड़ा आइडिया देता हूं। आप इसे डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये x1 हो जाएगा, सिर्फ a1 मिल जाएगा, और फिर उसके बाद x को 0 पुट कर देना, तो रिमेनिंग सारी टर्म्स 0 हो जाएंगी और a1 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ऐसे ही अगर मुझे a2 निकालना है तो इसको मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो फिर रिमेनिंग टर्म्स में x का वैल्यू 0 रख दूंगा। जब मैं 0 रखूंगा तो फिर मुझे a2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो कितना आसान तरीका है। बट बच्चों हमें निकालना है x टू दी पावर 79, तो 79 टाइम्स डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में करना क्या चाहिए? हम क्या करेंगे बच्चों? रिप्लेस कर देंगे x बाई 1/x। बहुत स्टैंडर्ड आइडिया बता रहा हूं मैं आपको। हमेशा ऐसे क्वेश्चन पे इसी कैलकुलेशन को करना चाहिए। जब हम x को 1/x से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया? 1/x, and this is 1/x square, and this is 1/x to the power 4 and its whole power 20. In right hand side it will become a naught, this plus a1/x, this plus a2/x square, and this plus and so on. This is, अच्छा यहाँ पे जो टर्म मेरे पास आएगी मैं उसे भी लिख लेता हूँ बच्चों। ये आनी थी a79 into x to the power 79 plus a80 into x to the power 80। जो मुझे निकालना है वो क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस a79? ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं देखो उसी फॉर्मेट में चल रहा हूँ। तो यहाँ से आ गया a79 upon x to the power 79 और ये आ गया a80 upon x to the power 80। बहुत इजी फॉर्मेट मुझे मिल चुका है बच्चों। एलसीएम ले लेते हैं दोनों तरफ। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना मुझे मिल जाएगा? दिस इज x टू द पावर 3 and this plus x square, this plus 1 and its whole power 20, and in right hand side this value is equal to a naught into x to the power 80, this plus a1 into x to the power 79, this plus a2 into x to the power 78 and this plus and so on। ये मिल जाएगा a79 this into x, ये मिल जाएगा a80। अब मुझे क्या करना है? a79 निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं तो बच्चों ये इक्वेशन मुझे कितनी मिल जाएगी? दिस विल बिकम 20 टाइम्स x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 एंड मल्टीप्लाई में मुझे मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x, एंड राइट साइड में बच्चों कितना मिल जाएगा? दिस इज इक्वल टू 80 टाइम्स a नॉट इंटू एक्स टू द पावर 79 प्लस a1 इंटू एक्स टू द पावर, मतलब 79 टाइम्स a1 इंटू x to the power 78, but I am not interested to find these derivatives। मैं सीधे आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ मुझे मिल जाएगा a79 और लास्ट टर्म तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। अब मैंने इसके अंदर क्या किया? लेट कर लिया x इक्वल टू 0। जब मैं x इक्वल टू 0 लेट करता हूँ तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो बच्चों 0 मिल जाएगा, राइट? और जो राइट हैंड साइड मेरे पास आएगा उसमें ये पहले वाली सारी की सारी टर्म्स, a79 से पहले वाली सारी टर्म्स, उन सब में x इन्वॉल्व है, तो सारी की सारी 0 हो गई और मुझे कितना मिल गया? a79 इज इक्वल टू 0। कितना इजी कंसेप्ट है बच्चों, कितनी आसानी से हम लोग निकाल पा रहे हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 79 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस क्या निकल के आया? द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 79, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि अगर ऐसी वैरायटी आती तो कैसे हैंडल करना है। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस भी जेईई मेंस और एडवांस दोनों में पूछे जाते हैं। फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन, ठीक है, व्हिच कंटेन्स x बट नॉट y। एक रेस्ट्रिक्शन जोड़ दी है। अगर हम विदाउट रेस्ट्रिक्शन बोलते व्हाट इज द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स, तो वो क्या होगा? सम ऑफ कोएफिशिएंट्स
इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म। ठीक है, तो वो वैल्यू हम निकालेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, सारे के सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को आप z1 रख लोगे। तो अगर आप 1 रख लेते हो तो ऑब्वियसली बात है, जब आप एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड में सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स मुझे मिलेंगे, मतलब कोएफिशिएंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि सारे वेरिएबल तो 1 रख लिए। तो क्या मिला, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू दिस इज 4 टू द पावर 6, अगर सम ऑफ कोएफिशिएंट्स पूछा होता। बट क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हिच कंटेन्स x बट नॉट y, राइट। तो हमने क्या किया, हमने बोला सम ऑफ कोएफिशिएंट्स व्हिच कंटेन्स, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म, sum of coefficients of terms which contains, बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, which contains x but not y, but not y। अब आप इजीली सोच सकते हो, अगर y को कंटेन नहीं करेगा तो सिर्फ 3 टर्म्स मिल जाएंगे x y z। तो हमने y को तो जीरो कर लिया, y को जीरो किया तो बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस एक्सपेंशन की, x प्लस जेड प्लस डब्ल्यू टू द पावर 6। अब इसमें अगर हम x इक्वल टू जेड इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 रख देंगे, मतलब क्योंकि कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए, तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 टू द पावर 6। बट बच्चों कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि इसके अंदर तो वो कोएफिशिएंट्स भी आ जाएंगे जिनमें x कंटेन नहीं हो रहा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें से उन टर्म्स को माइनस कर देंगे जिनमें सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म which contains which does not contain x and y। कितना आसान सा काम हो गया। देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू, दो टर्म्स नहीं आ रही है, इसका मतलब एक्सपेंशन सिर्फ क्या आ रहा है, z प्लस डब्ल्यू टू द पावर 6। अब z भी 1 रख दो और w भी 1 रख दो, तो क्या मिल गया, 2 टू द पावर 6। तो हमने 3 टू द पावर 6 में से 2 टू द पावर 6 माइनस कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ वो टर्म्स है जिनमें x तो कंटेन हो रहा है लेकिन y कंटेन नहीं हो रहा है। तो आंसर कितना आएगा, 3 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 6। कितना इजी क्वेश्चन है। तो जब भी बच्चों कोएफिशिएंट्स की बात करें, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स की बात करें, तो आप सारे वेरिएबल्स को 1 रख लोगे, राइट। और जो भी रेस्ट्रिक्शन दी होगी उसके हिसाब से प्रॉब्लम को डील करना शुरू कर दोगे। तो बहुत इजी और बहुत बेसिक क्वेश्चन था। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस होल एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 11। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपने एनसीईआरटी में देखे होंगे, तो थोड़े इजी होते हैं, बट कंसेप्ट वही चलेगा जो उन क्वेश्चंस में हम लोग करते थे। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। पहले तो ये वाली टर्म हमें परेशान कर रही है, हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो बहुत सिंपल सा काम होने वाला है बच्चों, हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो अगर हम इस टर्म को एक्सपेंड करके ओपन करते हैं तो मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली है, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज 20c1 प्लस 20c3 प्लस 20c5 एंड दिस प्लस 20c7 एंड दिस प्लस 20c9। अब इसको देख के हमें कुछ याद आया। कौन सी सीरीज याद आई बच्चों, ये वाली सीरीज याद आई, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5, और ये अगर कंटिन्यू करती है टिल द लास्ट टर्म तो मुझे वैल्यू कितनी मिलती है, 2 टू द पावर n-1। ओके, लेकिन इसमें तो सारी टर्म्स होती है, मतलब ये सीरीज, ये ट्रिल जो अगर है 20C1 से लेके 20C19 तक चलती है तो अपना काम बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस ट्रिल में 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों और 2 से डिवाइड किया। फायदा क्या हुआ, इसे मैं 1/2 लिख पा रहा हूं। 20C1 2 टाइम्स आ गया तो उसको क्या लिखते हैं, 20C1 प्लस 20C19, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है। और ये मुझे कितना मिल गया, 20C3 प्लस 20C17। सिमिलरली ये मुझे मिल गया 20C5 प्लस 20C15। फिर नेक्स्ट मुझे क्या मिल गया, 20C7 दिस प्लस 20C13। कितना सिंपल सा काम बच्चों होता चले जा रहा है। And this plus 20C9 and this plus 20C11. That kind of form we have, this kind of expression we have, and this expression has the value, this is 2 to the power 20 minus 1, that means 2 to the power 19। और साथ में कितना है, divided by 2, तो इसे divided by 2 भी कर देते हैं, तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी, this is 2 to the power 18। अब इसका भी पावर 6 लिया हुआ है, फिर बोलता है divided by 11, तो रिमाइंडर बताओ। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 2 to the power 18 इट्स पावर 6 एंड दैट डिवाइडेड बाय 2, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 2 to the power 108 दैट डिवाइडेड बाय 2, सॉरी नॉट 2 by 11 दैट डिवाइडेड बाय 11। अब हमें क्या करना है, रिमाइंडर बताना है। तो आपको याद होगा बच्चों, क्या करते हैं, 2 की वो पावर लेते हैं जो कि 11 के क्लोज, 11 के मल्टीपल्स के क्लोज हो, ये 11 के क्लोज हो।
तो मुझे एक चीज दिखती है, दैट इज 2 टू द पावर 5, वो कितना होता है 32, और 32 33 के क्लोज होता है, राइट। तो 2 टू द पावर 5 के मल्टीपल पे से 21 लिख लिया, बच गया 2 टू द पावर 3, ऐसे अपन लिख सकते हैं, राइट। अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो जो ये वाली टर्म मेरे पास है 2 टू द पावर 5 एंड इट्स होल पावर 21, उसे मैंने लिख लिया 2 टू द पावर 5 and its whole power 21. This is equal to 32 to the power 21 and this is equal to 33 minus 1 to the power 21. I think सबको समझ में आ रहा होगा। इसमें से बच्चों अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो मुझे ये मिल जाएगा 1 minus 33 to the power 21। कितना सिंपल सा फॉर्म मिल गया और बहुत शानदार फायदा मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, अगर मैं इस सीरीज को एक्सपेंड करता हूं, बाहर से माइनस साइन था तो मुझे मिल जाएगा 1 minus 33 into 21c1, फिर अगला क्या मिलेगा 33 स्क्वायर इंटू 21c2, मतलब सारे के सारे टर्म 33 के मल्टीपल आएंगे। 33 के मल्टीपल आते ही आप समझिए कि ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है। चलो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मुझे कितना मिल चुका है यहाँ से 33 के दिस माइनस 1 एंड दैट डिवाइडेड बाय 11। अब मैंने बच्चों मल्टीप्लाई में 2 टू द पावर 3 मतलब 8 भी था, तो जब मैंने इसे लिख लिया तो कितना मुझे मिल गया, दिस इज 33k एंड चलो नीचे लिख लेते हैं, दिस इज 33k दिस माइनस 1 इंटू 8, तो ये बच्चों कितना आ चुका है 33k अपॉन 11, तो डिवाइजिबल हो गया, उसे छोड़ ही देते हैं, भूल जाते हैं, तो माइनस 8 अपॉन 11 आ गया। रिमाइंडर बच्चों ध्यान रखा करो, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो इसे फिर से कुछ मैनिपुलेशन कर लो, तो इसे माइनस 11 प्लस 3 लिख सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाय 11, तो रिमाइंडर मुझे कितना मिल जाएगा, इजीली दिख रहा होगा सबको, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। कितना बेसिक सा क्वेश्चन था, बट थोड़ी थोड़ी मैनिपुलेशन थी जो हमें पहले पहले समझ नहीं आती। आपको प्रैक्टिस में आना होगा, ऐसे क्वेश्चंस निकलने शुरू हो जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए मैं सीरीज दे रहा हूं, इस सीरीज के अंदर ऑलमोस्ट बच्चों क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। अगर आप सारी सीरीज के क्वेश्चंस को करते हो तो मैंने बायनोमियल का ये दूसरा लेक्चर दे रहा हूं, पहला लेक्चर जरूर कर लो, उसके बाद ये दूसरा लेक्चर और इजी लगेगा बच्चों। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सम। ओके, सम किस फॉर्म में है, सबसे पहले सम को एक्सपेंड करके अपन लिख लेते हैं। तो सम के पास जो टर्म्स बच्चों आ रही है वो आ रही है NC0, दूसरी टर्म जो मेरे पास आ रही है दिस इज NC n प्लस 1C1, अगली टर्म मुझे मिल रही है n प्लस 2C2, नेक्स्ट टर्म मुझे मिल रही है n प्लस 3C3 एंड सो ऑन। अगर हम कंटिन्यू कर चलते चले जाते हैं तो ये मुझे मिला 2NCn लास्ट। आप जानते हो n प्लस NCr इज इक्वल टू NCn माइनस r होता है, उससे मुझे कुछ फायदा मिल जाएगा, मैं इसलिए इसको चेंज कर रहा हूं। तो हमने इसे क्या लिख लिया, हमने इसे लिख लिया NCn एंड दिस प्लस n प्लस 1Cn हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2Cn हो जाएगा, और कंटिन्यू करते चलेंगे, लास्ट टर्म तो मुझे 2NCn ही मिलने वाला है। अगर आप इन सारी टर्म्स के सफिक्स देखोगे तो n है। अब जब हम लोग NCr बोलते हैं तो NCr किस टर्म का बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n के फॉर्म में। मतलब हमें सोचना है इस एक्सपेंशन को, अगर हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन बोलते हैं तो इसका जनरल टर्म क्या आएगा बच्चों, दिस इज tr प्लस 1, दिस इज इक्वल टू NCr दिस इनटू x टू द पावर r। तो x टू द पावर r का कोएफिशिएंट क्या आता है, NCr आता है। यही आइडिया दिमाग के अंदर लगाना है। क्या आइडिया लगाना कि NCn किसका कोएफिशिएंट होगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n में x टू द पावर n का कोएफिशिएंट होगा, राइट। अगर मैं n प्लस 1Cn की बात करता हूं तो इसका सफिक्स देखो कितना है, वो है बच्चों, इसका प्रीफिक्स देखो कितना है, n प्लस 1 है। जो प्रीफिक्स है n प्लस 1 वो क्या बता रहा है कि अगर मैं 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 के कोएफिशिएंट को देखता हूं, मतलब उसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म निकालता हूं, तो tr प्लस 1 कितना आएगा, n प्लस 1Cr इंटू एक्स टू द पावर r। मतलब जब ये प्रीफिक्स बढ़ता है ना, जो प्रीफिक्स की वैल्यू होती है वो क्या बताती है कि पावर कितना है एक्सपेंशन में, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखते हुए, इस आइडिया को लेते हुए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैंने इस बात को बोल दिया, दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इज नथिंग, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन, पहले वाला टर्म किस में है बच्चों, दिस इज 1 प्लस एक्स टू द पावर n। दूसरा वाला टर्म किस में है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 में। तीसरा वाला टर्म किस में है, 1 प्लस एक्स टू द पावर
n प्लस टू टर्म में, और ये कंटिन्यू करते चलेंगे तो लास्ट वाला टर्म किस में है, 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n में। अब कितनी शानदार फॉर्म मिली। ये तो आप सोच रहे होंगे, सबको दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो जीपी बन रही है। ओके, जीपी बन रही तो जीपी का सम क्या होता है बच्चों, निकाल के रख लो ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन, फर्स्ट टर्म कितना है वो सबको याद होगा, फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर n दिस माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो माइनस 1। तो मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूं, फर्स्ट टर्म मेरे पास है 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ठीक है, दिस इनटू कॉमन रेशियो कितना है 1 प्लस एक्स, और टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पे, n से शुरू कर रहे हैं हम लोग, 2n तक जा रहे हैं, n प्लस 1 टर्म्स है माइनस 1 एंड दैट होल डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स दिस माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, अपॉन में x आ रहा है। इसको भी सिंप्लीफाई करने का तरीका बताता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n प्लस 1, मतलब मैंने x का मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी एक x दिख रहा था। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन किस एक्सपेंशन में, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 दिस माइनस 1। अगर बच्चों आप इस वाले एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई करते हो, मतलब अंदर मल्टीप्लाई करते हो, तो कितना मुझे मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n प्लस 1 पहले से हो जाएगा, और दूसरे से कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n हो जाएगा। अब आपको कोएफिशिएंट किसका चाहिए उस बात को ध्यान रखो, आपको कोएफिशिएंट चाहिए x टू द पावर n प्लस 1 का, तो भाई इस टर्म में तो मिल नहीं सकता, क्योंकि इसकी तो मैक्सिमम डिग्री कितनी है, n है, मतलब मैक्सिमम पावर ही n है, तो यहां से ही मिल सकता है। और इसके अंदर x टू द पावर n प्लस 1 का कोएफिशिएंट कितना होगा बच्चों, वो आंसर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2n प्लस 1 cn प्लस 1। तो आप देख सकते हो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है, इसको भी ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो मैं ऑप्शन के हिसाब से लिख देता हूं, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R वाली प्रॉपर्टी से, दिस इज 2n प्लस 1 cn। तो बेटा आप समझ पा रहे हो कितना इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा आइडिया लेना होगा जब भी ऐसे सम के क्वेश्चंस मिले, ठीक है। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है द सम ऑफ दिस सीरीज। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे दो सीरीज फिर से प्रोडक्ट पे चल रही है। तो आइडिया क्या होगा, आप सबसे पहले गेस कीजिए इन टर्म्स को, जैसे मैंने ये वाली टर्म पिक कर ली, ये वाली टर्म पिक कर ली, ये वाली टर्म पिक कर ली, और सीरीज एक्सपेंड होती चली जा रही है टिल ऑल द नंबर्स, राइट। अब गौर करने वाली बात क्या है बच्चों, ध्यान देना कि मैं जो ये वाली टर्म पिक कर रहा हूं इसकी वैल्यू लिख दे रहा हूं NCN, इसकी वैल्यू मैं क्या लिख दे रहा हूं, n प्लस 1 cn बाय द फॉर्मूला NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। मतलब वही काम कर रहा हूं जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया, दिस इज n प्लस 1 c2 cn, राइट। अब आपको पता है ये कौन सी टर्म है, दे आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर n। तो कितना आसान काम कर दिया। तो मैंने इस पूरी सीरीज को बच्चों कैसे लिख लिया, मैंने इस पूरी सीरीज को लिख लिया, दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n in the sum from this first one, that is NC6 multiply में है, और यहां से मुझे कितना मिल रहा है, दिस इज 1 प्लस एक्स टू द पावर n के अंदर इसका कोएफिशिएंट। अगला टर्म मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस दिस इज NC1 दिस इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 के अंदर इसका कोएफिशिएंट, राइट। और अपन ऐसे कंटिन्यू होते चलेंगे, ठीक है। आई थिंक ये वाली वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए बच्चों, 0 होनी चाहिए, तभी जाके हम क्वेश्चन में कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे मिस्टेक महसूस हो रहा था, राइट। अच्छा ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। तो फिर कितना मुझे मिल गया, प्लस दिस इज NC2, इसको तो डायरेक्टली उतार लेते हैं, और ये वाली टर्म क्या है, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n प्लस 1 n प्लस 2। जब आप ऐसे कंटिन्यू करते चलेंगे तो सबको समझ में आ रहा होगा कि जो लास्ट टर्म मुझे मिलेगी वो कितनी मिलेगी, दिस इज माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1, एंड दैट विल बिकम दिस इज 1 प्लस x टू द पावर, कितना होना चाहिए बच्चों, अगर यहाँ पे NCN आ रहा है, एक बार इसे भी लिख लेते हैं, दिस वैल्यू बिकम्स NCN, और यहां से मिल जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n। तो ये फॉर्मेट मुझे मिल गया कुछ। तो अगर मैं एक काम करता हूं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इनमें से कॉमन ले लेता हूं सारी टर्म्स में से, तो अगर मैंने 1 प्लस एक्स टू द पावर n बच्चों कॉमन ले लिया, तो अंदर मुझे कितना मिल गया, NC0 माइनस NC1 दिस इंटू 1 प्लस एक्स, और अगले से मिल गया प्लस NC2, दिस इज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन,
that last term becomes minus 1 to the power n minus 1. This is ncn into 1 plus x to the power n. अब आप इजीली देख सकते हो बच्चों, ये जो एक्सपेंशन है दिस इज बाइनोमियल एक्सपेंशन, राइट? किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन? 1 माइनस x का बाइनोमियल एक्सपेंशन, जहां पे x की जगह पे 1 प्लस x यूज हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x टू द पावर n, और इस पूरे फॉर्मेट को क्या लिखते हैं बच्चों? 1 माइनस 1 प्लस x एंड इट्स होल पावर n। तो कितना इजी क्वेश्चन बच्चों बन रहा है। अब क्या करो, इसे सिंप्लीफाई कर लो। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन दिस एक्सपेंशन। किस एक्सपेंशन में? यहां से ये 1 से 1 गया और माइनस साइन बाहर आया, मतलब माइनस 1 टू द पावर n आ गया। यहां पे मिल गया 1 प्लस x टू द पावर n, और मेरे पास कितना मिल गया? मल्टीप्लाई में x टू द पावर n। अगर इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है तो x टू द पावर n का कोएफिशिएंट क्या आएगा? तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ये तो x टू द पावर n खुद ही दे रहा है, तो इसमें से सिर्फ मैं कांस्टेंट टर्म उठा सकता हूं, वो कितनी आएगी? 1 आएगी। तो क्या कोएफिशिएंट मिल जाएगा बच्चों x टू द पावर n का? दिस इज माइनस 1 टू द पावर n। दैट इज द सम। कोई सोच सकता था इस तरीके से आंसर निकलेगा? तो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, इस प्रॉब्लम में भी किया, उस अप्रोच को लेके चलोगे तो आपको बच्चों आंसर मिल जाएगा। दिस क्वेश्चन इज आल्सो ऑफ जेईई एडवांस। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से सेम फॉर्मेट यूज हो रही है। अगर आप इनको देखो, इन सारी टर्म्स के सफिक्सेस सेम है, सिर्फ इनके प्रीफिक्स चेंज हो रहे हैं, और आपको बता दिया कि प्रीफिक्स किसे रिप्रेजेंट करता है? पावर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन होता है उसकी पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये किसका कोएफिशिएंट होगा? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 2n का, ठीक है ना? तो हम अगर इन्हें सबको सिंप्लीफाई करें, मतलब x टू द पावर n का कोएफिशिएंट किसमें? 1 प्लस x टू द पावर 2n में। ये क्या होगा? 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 2 में बेटा किसका कोएफिशिएंट? x टू द पावर n का कोएफिशिएंट। तो हम इस पूरी सीरीज को ऐसे लिख लेते हैं, लिख लिया कोएफिशिएंट ऑफ, दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ nc0 दिस इनटू 1 प्लस x टू द पावर 2n। अगली टर्म से क्या आ गया? माइनस nc1 दिस इनटू 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 2। नेक्स्ट से मुझे क्या मिल जाएगा? प्लस nc2 दिस इज 1 प्लस x टू द पावर 2n माइनस 4। कितना इजी फॉर्मेट बच्चों मिलता चले जा रहा है। अब गौर से मेरी बात को समझना कि अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को कुछ ऐसे लिख लूं कि मैंने क्या किया, इसे लिख लिया nc0 दिस इनटू 1 प्लस x टू द पावर 2 एंड इट्स होल पावर n, माइनस nc1 दिस इनटू 1 प्लस x टू द पावर 2n 2 एंड इट्स होल पावर n माइनस 1। आई थिंक अब आपके दिमाग में राइमिंग होने लगा होगा। binomial expansion, right? This value is 1 plus x square and that is n minus 2, this minus n। so क्या रैमिंग होने लगा बच्चों कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है। कौन सा? a plus b to the power n, सॉरी a minus b to the power n, जिसमें a का वैल्यू कितना है? 1 plus x square, और b का वैल्यू कितना है? -1, क्योंकि ऑल्टरनेट टर्म्स चलती चली जा रही है। तो क्या लिख लिया? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n in the expansion of, yes, this is 1 plus x square this minus 1 and its whole power, sorry, 1 plus x square this minus 1 and its whole power n, right? अब इस वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों कि इसका वैल्यू मेरे पास कितना आएगा। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे then this value becomes in the form of 1 plus x square minus, sorry, plus 2x this minus 1 and its whole power n। यहां से 1 से 1 गया और x मेरे पास बाहर कॉमन आ गया। बाहर कितना बन चुका है? x टू द पावर n एंड दिस इनटू x प्लस 2 टू द पावर n। अब आपको कोएफिशिएंट चाहिए बच्चों x टू द पावर n का, तो कब मिल सकता है कि इसमें से तो x टू द पावर n पूरा फुलफिल हो रहा है। यहां से मुझे जस्ट कौन सी टर्म लेनी पड़ेगी? कांस्टेंट टर्म लेनी पड़ेगी। अब कांस्टेंट टर्म कितनी होती है? आई थिंक सबको पता है। सो योर आंसर इज इक्वल टू, दिस इज nc0 into 2 to the power n. That is our constant term in this expansion. This is the constant term in this expansion. तो आप समझ सकते हो कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों। x to the power, बात सबको समझ में आ रही? This is nc0, right? This into x to the power, 2 to the power n. So your answer is equal to 2 to the power n.
वो भी अगर किसी को महसूस होता हो सर ये क्यों लिख दिया, तो आप भाई इसका एक्सपेंशन करके देख सकते हो कितना मिलेगा, nc0 इंटू एक्स टू दी पावर 0 टू दी पावर n, जस्ट ऐसे चलते चले जाओ, राइट। हमें कांस्टेंट टर्म चाहिए थी, ठीक है, सो दिस इज आवर कांस्टेंट टर्म। तो आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन बन रहा है बच्चों। इसी फॉर्मेट में हम और भी क्वेश्चंस देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, उनका सीरीज दिया हुआ है, इसे कैसे हम सॉल्व करें। तो मैं इसका थोड़ा आइडिया आपको देता हूं कि मैं अगर सपोज दो एक्सपेंशन लिखता हूं, कौन कौन से दो एक्सपेंशन लिखता हूं इस फॉर्म में, दिस इज 1 प्लस एक्स टू दी पावर, एक तो मैंने ले लिया m, राइट, और दूसरा ले लिया 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, राइट। अगर मुझे इस एक्सपेंशन में इन दोनों एक्सपेंशन को सॉल्व करता हूं, जैसे मैंने सॉल्व किया तो ये मुझे मिला nc0 प्लस nc1 दिस इंटू एक्स प्लस nc2 दिस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ऐसे मिलते चला गया। बीच में कोई टर्म आएगी, दिस इज ncr दिस इंटू एक्स टू दी पावर r, इसके बाद क्या आएगी ncr प्लस 1। मैं एक काम करता हूँ, इसे पहले वाली टर्म लिख लेता हूँ ncr माइनस 1, राइट। ये क्या मिल जाएगा ncr एक्स टू दी पावर r प्लस एंड सो ऑन, बढ़ते चले गए, ठीक है। मेरा ज्यादा बड़ा कंसर्न नहीं है, वैसे यहाँ पे पावर m थी तो m में से सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, दूसरे वाले एक्सपेंशन को भी ओपन करके लिखते हैं। तो कितना मिल रहा है nc0 प्लस nc1 दिस इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये मुझे मिल गया ncr माइनस 1 दिस इंटू एक्स टू दी पावर r माइनस 1, और ये मुझे मिल गया ncr दिस इंटू एक्स टू दी पावर r, ये m था। अब आपसे कोई पूछता है कि इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r कितना मिलेगा, तो बच्चों आपके दिमाग में एक आइडिया आता होगा। क्या आइडिया आता होगा, मैं इनको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूं। अगर मैं इस टर्म का इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे x टू दी पावर r का कोएफिशिएंट मिलेगा, और मैं इस टर्म का इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करूं तो मुझे x टू दी पावर r का कोएफिशिएंट मिलेगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। मतलब अगर ncr mc0 के साथ मल्टीप्लाई हो, mcr nc0 के साथ में मल्टीप्लाई हो, राइट, और फिर दूसरी बात क्या हो गई, mc1 ncr माइनस 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो, और mcr माइनस 1 nc1 के साथ में मल्टीप्लाई हो, तो इन सारे केसेस पे हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r आएगा। तो आइडिया क्या मिला कि जिन टर्म्स का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे इसका और इसका कर रहा हूं, इन दोनों के सफिक्सेस का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो मुझे r मिलता है। फिर यहां पे देखा कि अगर इस टर्म का और इस टर्म का अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो सफिक्स आ रहा है 1 आ रहा है, और इसमें जो सफिक्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, r माइनस 1 आ रहा है। अगर इन दोनों सफिक्सेस का सम करेंगे तो भी कितना मुझे वैल्यू मिलेगा बच्चों, r मिलेगा, ठीक है। और दोबारा देखें कि अगर मैं सपोज इसका 1 उठाता हूं और इसका r माइनस 1 उठाता हूं, इन दोनों का सम करते हैं तो भी क्या वैल्यू मिलेगा, r मिलेगा। मतलब जब भी ऐसी टर्म्स मल्टीप्लाई होती है जिनके सफिक्सेस का सम r के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हम कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r को ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर r को ढूंढ रहे हैं। तो आगे से इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर सम n आता तो अपन किसे ढूंढ रहे होते, कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n को ढूंढ रहे होते। तो जब भी प्रोडक्ट में दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आएंगे तो आप ऐसे ही सिंप्लीफाई करोगे। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको क्या लिख ले, दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x to the power r in the expansion 1 plus x to the power n this into 1 plus x to the power n, और ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x to the power r in the expansion 1 plus x to the power m plus n। सो क्या बच्चों मिल जाएगा इसके अंदर x टू दी पावर r का कोएफिशिएंट, दिस इज m प्लस ncr। सो दिस इज योर आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था बच्चों, कैसे समझ में आया होगा सबको, कितने आसानी से हम लोग निकाल पा रहे हैं। अब इनके ऊपर कुछ कुछ मैनिपुलेशन हो सकते हैं, तो लेट्स ट्राई देम। शुरुआत करते हैं उन मैनिपुलेशंस की। ओके बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन की तरह। हम क्या करते हैं, पहले इन टर्म्स को लिख लेते हैं। nc0 स्क्वायर था nc0 इंटू nc0, और दूसरे nc0 को मैं ncn भी लिख सकता हूं, बिकॉज वी नो दैट ncr इज इक्वल टू ncn माइनस r, प्लस ये मुझे मिल जाएगा nc1 इंटू ncn माइनस 1। Similarly, this is nc2 into ncn minus 2, and so on. When you continue this in this process, the last term becomes that ncn into nc0,
राइट। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी सफिक्सेस हैं उन सब का सम कितना आ रहा है, वो आ रहा है n आ रहा है बच्चों। क्लियर है कि नहीं है? सब जगह सफिक्सेस का सम कितना मिल रहा है, n मिल रहा है। तो हमारा वो वाला कंसेप्ट सही हो गया क्या कि वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। अब दोनों के प्रीफिक्सेस देखो, वो दोनों के प्रीफिक्सेस सेम है, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n किसके अंदर निकालना है? पहले वाले से पता चला x1 प्लस एक्स टू दी पावर n से निकालना है, दूसरे वाले से ही पता चला 1 प्लस एक्स टू दी पावर n से निकालना है। तो क्या लिखेंगे आंसर? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n in the expansion of 1 plus x to the power n into 1 plus x to the power n, and that 1 plus x to the power n into 1 plus x to the power n becomes 1 plus x to the power 2n. So what will be the coefficient of x to the power n in this expansion? कितना इजी काम हो चुका है? This is 2ncn. तो बच्चों ये भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे से तुम याद रखोगे ऐसे क्वेश्चंस कैसे सिंप्लीफाई करने हैं। तो मैंने सोचा, कोशिश की कि ऑलमोस्ट वैरायटीज तुम्हें दे दूं, तो वो सारी वैरायटीज आज की क्लास के अंदर कवर हो रही है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, जो जो चीजें गिवन की हुई है पहले आप उन्हें जरूर मेंशन कर लो। मैंने हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों। एक तो n इसने बोला है नेचुरल नंबर, वो तो होता ही है, और दूसरी बात ये बोल रहा है कि n इज नॉट इक्वल टू 3 के। अच्छा, मेरी इस बात से नाराज कुछ बच्चे हो जाएंगे, होता ही है, कभी कभी यहाँ पे जो पावर्स है वो फ्रैक्शन भी होती है, बट इन मोस्ट ऑफ केसेस इन बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग n को नेचुरल नंबर ही लेते हैं। ठीक है, तो n इज नॉट इक्वल टू 3 के ये बोल रहा है। तो अगर n इज नॉट इक्वल टू 3 के बोल रहा है, इसका मतलब n 3 का मल्टीपल नहीं है। इतनी बात मुझे पता चल रही है, और ये एक्सपेंशन इसने गिवन किया हुआ है। साथ में हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस सम। तो हम क्या करते हैं बच्चों, पहले जो जो इंफॉर्मेशन अपने पास है उन्हें लिख लेते हैं। इसे एक्सपेंड करके मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 दिस इंटू एक्स प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a3 इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। The last term in this expansion, this is a2n into x to the power 2n. Obviously यहाँ पे डिग्री भी 2n है, because पावर 2 इंटू n कितना हो जाएगा? 2n डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, हमें पता है। अब हमें सम देता है s, दिस इज इक्वल टू, इसको भी ओपन करके लिख लेते हैं। तो मुझे कैसी टर्म्स मिलेगी? पहले मिलेगी a नॉट nc0 माइनस a1 nc1 प्लस a2 nc2 माइनस एंड सो। ओके, सो आपको आइडिया क्या मिल रहा है कैसे सिंप्लीफाई करें? अगर आप गौर से देखोगे बच्चों कि जो ये कोएफिशिएंट मुझे मिल रहे हैं, कौन से a नॉट हो गया या a1 हो गया या a2 हो गया, दे आर कोएफिशिएंट ऑफ दिस सीरीज, राइट? दे आर कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस सीरीज। अब परेशान करने वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं? nc0, nc1, nc2 एंड सो। तो इसको, लेकिन ये भी अल्टरनेट साइन के साथ में आ रही, तो इसको ध्यान रखते हुए मैंने एक एक्सपेंशन और लिख दिया। वो बच्चों क्या लिख दिया? वो मैंने लिख दिया इन दिस फॉर्म x माइनस 1 टू द पावर n। अगर मैं इस एक्सपेंशन को एक्सपेंड करता हूं, यहां पे नहीं, मैं यहां लिख देता हूं, नहीं तो थोड़ी हौच पौच हो जाएगी। दिस इज x माइनस 1 टू द पावर n। अगर बच्चों इस एक्सपेंशन को ओपन करते हैं तो मुझे वैल्यूज कैसी मिलेंगी? nc0 x टू द पावर n माइनस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x to the power n minus 2 minus and so on. अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इसका कांस्टेंट टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब यहां पे है, और ये जो nc0 है ये किसका कोएफिशिएंट है? x to the power n का है। अगर इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हम x to the power n का कोएफिशिएंट ढूंढ रहे हैं। फिर से आप गौर से देखना कि यहां पे क्या है बच्चों? दिस इज a1, किसका कोएफिशिएंट है? x का कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे माइनस nc1 किसका कोएफिशिएंट है? x टू द पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट है। इन दोनों टर्म्स का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे फिर से x टू द पावर n मिलेगा। वो फिर से हम पुराने कंसेप्ट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं बच्चों। तो क्या करना चाहिए अपने को? हम यहाँ पे लिखेंगे दिस सम, दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ, प्रोडक्ट हो रहा है दो टर्म्स का, इन द एक्सपेंशन ऑफ, पहला क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर n, और दूसरा क्या है बच्चों? x माइनस 1 टू द पावर। आप इन दोनों टर्म्स का अगर प्रोडक्ट करते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी x क्यूब माइनस 1 टू द पावर n, बिकॉज ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। अब x क्यूब माइनस 1 टू द पावर n, इस एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n क्या होगा?
बट बहुत शानदार बात इसने बोली थी बच्चों, दिस n इज नॉट इक्वल टू 3k, n इज नॉट इक्वल टू 3k। बट अगर आप गौर करोगे तो इस एक्सपेंशन में एवरी पावर, ईच पावर is multiple of k, right? Each power is multiple of k because x cube, x to the power कितना आएगा बच्चों, x क्यूब आ गया, फिर x to the power 6 आ जाएगा, फिर x to the power मतलब 9 आ जाएगा and so on, but every power is multiple of 2, multiple of 3। तो हमें तो कोफिशिएंट x to the power n चाहिए था, लेकिन n 3k का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब वो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सम कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। दैट वाज इंटीजर टाइप क्वेश्चन ऑफ आईआईटी जेईई एडवांस। कितना आसान क्वेश्चन है, अप्रोच सबको समझ में होगी, बस आपको जिस तरीके से मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको वो अप्रोच पकड़ लेनी है बच्चों। अभी तक काफी सारे एग्जाम्पल हो गए हैं, आपके दिमाग में शायद मुझे लगता है ये बातें बैठ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेकिन यहाँ पे देखो आपके पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन तो है ही, बट साथ में आर भी मल्टीप्लाई है। अगर किसी ने मेरी लास्ट लेक्चर को किया है बच्चों, जो मैंने बाइनोमियल का इससे पहले लेक्चर लिया था, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। पहले उस लेक्चर को देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके बाद इस लेक्चर को देखना, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, वो प्रॉपर्टी क्या बताई थी, दिस इज एनसीआर इज इक्वल टू दैट वैल्यू इज एन अपॉन आर, दिस इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, राइट। तो हम लोग जब भी हमारे पास r मल्टीप्लाई में हो तो हम इस प्रॉपर्टी के यूज करके r को एलिमिनेट करा करते हैं। तो जो ये सम था उस सम को मैंने ऐसे लिख लिया। सम की बात बाद में करते हैं, सबसे पहले तो हम इस टर्म को ही निकाल लेते हैं, which is r into 40cr, this into 30cr, and that value is equal to, this is r into 40 upon r, this into 39cr minus 1, and this into 30 upon 30cr। तो ये r से r कैंसल आउट हो गया बच्चों, मुझे ये फॉर्मेट मिल गया। तो हमारा जो सिग्मा रिलेशन है वो क्या बन चुका है, दिस इज सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to 40 एंड दिस इनटू 40 तो मैं बाहर ले लेता हूं इससे, और मुझे अंदर मिल चुका है 39cr माइनस 1, दिस इनटू 30cr। अब बच्चों जरा गौर से देखना कि अगर मैं इस एक्सपेंशन को डिफाइन करता हूं, इस 30cr की जगह पे मैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ NCR इक्वल टू NCn माइनस r 30c 30 माइनस r भी लिख सकता हूं। अब जो भी टर्म्स प्रोडक्ट मतलब एक्सपेंड करने के बाद आएंगी, उनमें सफिक्स का सम अगर देखेंगे तो बच्चों कितना मिलेगा, दिस इज 29। अब आपको ये पता है ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो दिस इज 40 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 29 इन द एक्सपेंशन ऑफ, यस पहले से कितना आ गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 39, और दूसरे से मेरे पास कितना आ गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 30। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 40 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 29 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 69। और जब हम x टू द पावर 29 का कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 69 देखेंगे तो बच्चों कितना मिलेगा, दिस इज 40 इंटू 69c29। सो दिस इज योर आंसर। तो बच्चों मैंने आज की क्लास में कोशिश किया कि बाइनोमियल एक्सपेंशन टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को हम कवर कर लें। मैक्सिमम क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कवर हो गए थे, आज लगभग सारे हो चुके हैं। तो आई थिंक इसके बाद कुछ भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में बचता नहीं है। कोशिश कीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से और आर्काइव से, पीवाईक्यू से कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, बाय बाय।